ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और इसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। पिछले 24 घंटे में 2828 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस समय हमारे देश में कोविड के मामलों में कमी जरूर आ रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 193 करोड़ 28 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। श्रोताओं, कोरोना, उसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज के कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। डॉक्टर अनुपम का मेडिकल एकेडमिक्स और पेशेंट ट्रीटमेंट में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर अनुपम, कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्ते श्रोताओं, आप भी कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल डॉक्टर अनुपम से हमारे स्टूडियो के नंबर 011234216764 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर अनुपम, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं देश में कोविड की ताजा स्थिति पर। अभी जो मौजूदा हालात हैं, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सिद्धार्थ जी, आज की तारीख में कोविड के जो हालात हैं वो मैं कहूँगा इस समय कोविड बिल्कुल धरातल पे है। जो इसका स्तर है वो बहुत ही कम है और मेरा मानना है ये एक अपने में बहुत अच्छी बात है। 2 साल से हम इस विकट परिस्थिति से संभल रहे हैं, जूझ रहे हैं और अब साल सवा साल से हम लोग कोविड की वैक्सीनेशन भी चल रही है और काफी जनता ने वैक्सीनेशन के दोनों खुराक लगवा भी लिए हैं। अब लोग जो है प्रिवेंटिव डोज भी लगवा रहे हैं। तो मेरा मानना है स्थिति इस समय बहुत ही सामान्य के करीब है। हाँ, जब भी बाहर जाएं तो जरूर हमें, जैसा आपने कहा कि हम लोगों को जो है मास्क पहनना, हाथ से निरंतर धोते रहना और सामाजिक दूरी जहां तक है बना करके रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इस समय स्थिति जो है काफी काबू में है और अगर कोई नया वेरिएंट नहीं आता है तो फिर हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर अनुपम, इस समय जो प्रिकॉशनरी डोज है वो लगाई जा रही है और 18 वर्ष से ऊपर के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। हमारे एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि ये जानना चाहते हैं कि 18 प्लस के बाद दोनों डोज लगवाने के कितने दिनों के बाद ये लगवा सकते हैं प्रिकॉशनरी डोज? देखिए, जो प्रिकॉशनरी डोज है ये आखिरी सेकेंड डोज के 9 महीने बाद जो है एलिजिबल हो जाता है आदमी। तो 9 महीने बाद आप प्रिकॉशनरी डोज बिल्कुल लगवा सकते हैं और जो लोग के हो गए हैं 9 महीने वो जरूर जाकर के लगवाएं, ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोगों ने प्रिकॉशनरी डोज अभी नहीं लगवाई है, या बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं, और हमारे एक लिसनर हैं, इन्होंने हमें लिखा है कि अभी कोविड के मामले काफी कम चल रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ये बताने का कष्ट करें कि क्या अभी हम इससे थोड़ा डिले कर सकते हैं क्या? देखिए सिद्धार्थ जी, मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि जो हम लोगों ने कोविड में भुगता है और जितनी तकलीफ सही है, तो अब हम इतना आप लोगों के कोविड के 2 साल से आप भी जो है कार्यक्रम चला रहे हैं, दूरदर्शन पे भी चल रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो ने तो बहुत ही लंबी सीरीज चल रही है, श्रृंखला चल रही है आपकी ये कोरोना जागरूकता सीरीज। हमें ध्यान रखना चाहिए कि आज अगर हम टीका लगवाते हैं तो हम कल से जो है सक्षम नहीं हो जाते हैं लड़ने के लिए। हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, लड़ने की क्षमता जो है, प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बनती है। अगर आज हम टीका लगवाएंगे तो 2-3 हफ्ते बाद जाकर के वो लड़ने लायक होती है। हमारे शरीर में एंटीबॉडीज जो है जो उत्पन्न होते हैं वो थोड़े दिनों बाद होते हैं। तो अगर हम प्रिकॉशनरी डोज आज लगवाएंगे तो हम सक्षम रहेंगे अगले 2-3 हफ्ते बाद बिल्कुल लड़ने के लिए। अब जो अगला वेव आता है, अगली लहर आती है, तो वो बता करके नहीं आएगी आपको। और मान लीजिए अगर आपको जैसे कि सेकेंड वेव में हमें समय नहीं मिला संभलने का, या पहला वेव जब आया तो हमें पता नहीं था,
तब हमारे पास वैक्सीन नहीं थी। तो अब ये गलती श्रोताओं को मैं आग्रह करूंगा बिल्कुल ना दोहराएं। जब आपके पास है सुविधा तो अभी आपके पास वैक्सीन भी है, शॉर्टेज नहीं है, सेंटर खाली हैं जितने भी हैं, वहां जाकर के जरूर लगवाएं, क्योंकि आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो है बनने में टाइम लगेगा जी। तो इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करें। जब एलिजिबल हो जाएं तो फौरन जाकर के लगवाएं। जी, और हमारी एक लिसनर शिजल हमें ईमेल पर लिख रही हैं कि इनके परिवार में सभी को फीवर आया था और करीब 100 और 101 फीवर था, थ्रोट इन्फेक्शन भी हुआ, लेकिन वो 3-4 दिनों में अपने आप ठीक हो गया। और ऐसा ही कह रही हैं कि हमारे आसपास कई जगह देखने को हमें मिला, इस समय बहुत जगह लोगों को फीवर आ रहा है और पर वो अपने आप ही माइल्ड बन के कुछ दिनों में ठीक हो जा रहा है। ये जानना चाहती हैं कि क्या ये कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं या एक नॉर्मल इसे वायरल मान के चलें? बहुत ही अच्छा प्रश्न है इनका, लेकिन इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में कोविड से जो बीमारी हो रही है, जो आंकड़े आ भी रहे हैं, तो वो जिसको भी कोविड हो रहा है या कोरोना वायरस से संक्रमण हो रहा है, उस आदमी को भर्ती की जरूरत नहीं हो रही, उस आदमी को इतनी दिक्कत नहीं हो रही है कि उसे अस्पताल जाके इलाज कराना पड़े। जैसा कि ये खुद कह रही हैं कि घर में सबको बुखार आया और खुद ब खुद ठीक हो गया। तो आज की तारीख में जो कोविड का वेरिएंट है, जो कि एक दूसरे से ट्रांसमिशन हो रहा है, तो हाँ इन्फेक्शन है, लेकिन वो जो है मामूली आमतौर पे नजला जुकाम वाला वायरस जैसे था वैसा ही बन के अभी चल रहा है। तो अगर हम तो यही चाहेंगे कि भगवान की दया रहे, और जो इतने लोगों ने इतना सहा है और परिश्रम भी किया है, सब वैज्ञानिकों ने और लोगों ने लॉकडाउन वगैरह सब झेला है, तो मैं तो यही कहूंगा कि इसी तरीके का वायरस बन करके अगर घूमता रहे तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि नजला जुकाम वाला वायरस ये पहले भी था कोरोना वायरस, और अब फिर अगर वैसा ही वायरस बन के अगर कम्युनिटी में ट्रांसमिशन चल रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें इस समय अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है और अगर आपको परेशानी नहीं हो रही है, तो जबरदस्ती में मेरी निजी राय ये है कि टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है उसके लिए। अगर आपको सांस फूलती है, घबराहट लगती है, चक्कर आ रहा है, कोई और दिक्कत लग रही है, आपका SpO2 कम आता लगता है, आपको धड़कन हो रही है, तो जरूर जाकर के अस्पताल में दिखाएं और जांच भी करवाएं कोविड की, कोई बुराई नहीं होती। जी, और हमारी एक लिसनर अमिता हमसे जुड़ी हैं और ये हमें लिखती हैं कि इनका जो थायराइड है ये अक्सर बढ़ जाता है, तो ये जानना चाहती हैं कि थायराइड क्या है, क्यों बढ़ता है या घटने से परेशानी हो जाती है, किस तरह से इसे हम रेगुलेट कर सकते हैं या हम इसे कम कर सकते हैं? देखिए, थायराइड की दिक्कत जो है आज की तारीख में हमें ज्यादा प्रतीत हो रही है, दिख भी रही है, और पहले हमारे पास इतनी जांच नहीं थी और इतने सेंसिटिव टूल्स नहीं थे कि हम इसको पकड़ पाते थे। तो थायराइड जो है ये एक ग्रंथि है, एक ऑर्गन है जो कि गले में आपके बिल्कुल सामने होता है। एक छोटा सा ऑर्गन है, बिल्कुल टेनिस की बॉल के साइज का, और आमतौर पे ये देखता भी नहीं है, महसूस भी नहीं होता है जब तक कि बढ़ ना जाए। तो बढ़ने के इसके अलग अलग कारण होते हैं। जो आमतौर पे कह रही हैं कि थायराइड बढ़ जाता है, वो जो थायराइड के एक TSH जिसे हम कहते हैं वो पदार्थ बढ़ जाता है, लेकिन आमतौर पे वो थायराइड के कमी की वजह से बढ़ता है। तो जो हम लोग देखते हैं टेस्ट का लेवल उसमें जो बढ़ा हुआ दिखता है, जो स्क्रीनिंग टूल है TSH लेवल हम लोग देखते हैं, वो जो TSH का स्तर है वो बढ़ने का मतलब है कि आपका थायराइड कम काम कर रहा है। तो 90% लोगों में जो जिनमें थायराइड की दिक्कत होती है उनमें थायराइड कम ही काम करता है। कुछ लोग लेकिन ऐसे होते हैं जिनमें थायराइड जो पदार्थ बनाता है थायरॉक्सिन वो ज्यादा रिलीज होता है। तो थायरॉक्सिन ज्यादा रिलीज होता है जिसको हम लोग हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। लेकिन कॉमनली जो है आमतौर पे हाइपोथायराइडिज्म मतलब कि थायराइड ग्रंथि जो है कम काम कर रही होती है, उससे थायराइड हार्मोन जो है पदार्थ जो होता है थायरॉक्सिन वो कम बन रहा होता है। तो उससे जो है वयस्कों में दिक्कत ये होती है कि थोड़ा निंदासापन, थोड़ा वजन बढ़ना, काम काज करने में सुस्ती आना, ये सब दिक्कतें होती हैं क्योंकि थायराइड हार्मोन जो है वो शरीर को सुचारू रूप से और स्फूर्ति के साथ काम करने के लिए जरूरत होता है। बच्चों में दिक्कत ज्यादा होने की संभावना रहती है, खासतौर से नवजात शिशुओं में। अगर उसमें थायराइड कम बन रहा होता है तो बच्चों में जो है दिमाग का बढ़ना
और लंबाई, वो दोनों चीजें जो हैं वो कम हो सकती हैं। तो बच्चों में या गर्भवती महिलाओं में थायराइड हार्मोन कम नहीं बनना चाहिए। उनमें आजकल रूटीनली स्क्रीन किया जाता है। बाकी ये उम्र के साथ साथ या वायरल इन्फेक्शन में कभी कभार कुछ दिक्कतें होती हैं, जिनकी वजह से, जैसा कि इन्होंने प्रश्न किया है, थायराइड हार्मोन जो है, थायरॉक्सिन जो बनता है पदार्थ, वो कम मात्रा में बनता है, जिसकी वजह से टीएसएच बढ़ जाता है। तो टीएसएच स्क्रीनिंग ट्यूब है जिसको हम लोग जांच करते हैं। अगर वो बढ़ा हुआ मिलता है तो फिर हम थायराइड हार्मोन की जांच करके पता करते हैं कि हाँ, ये कम बन रहा है शरीर में, और इसको हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो इससे एक बात ये समझने वाली है कि अगर ये दिक्कत है तो इसके लिए घबराएं नहीं, डॉक्टर को जरूर दिखाएं, डॉक्टर की मशवरा से उसकी दवाएं लें। और अपने आप में ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अगर हमारे पास अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी की आज की तारीख में थायरॉक्सिन दवा उपलब्ध रहती है जी, आपको रोज लेनी रहती है, और जितने पे आपकी डोज सेटल रहती है उस डोज को आप जो है जिंदगी भर लेते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। कोई कॉम्प्लिकेशन होने की उसमें संभावना नहीं रहती है। सिर्फ आप यही टीएसएच लेवल जो है थोड़े थोड़े दिन पे कराते रहिए, तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपका थायराइड का लेवल ठीक हो गया है नहीं हो गया जी। तो उसके हिसाब से ये कंट्रोल रहता है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। और पिछला हफ्ता तो अभी आपने सिद्धार्थ जी का सवाल बहुत उचित है। अभी पिछला पूरा हफ्ता जो है वर्ल्ड थायराइड वीक करके मनाया जाता है, इंटरनेशनल थायराइड वीक करके। तो उसमें काफी प्राथमिकता और ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत सारे किए भी गए हैं, और मेरा मानना है कि इनका मेरे ख्याल से काफी समझ में आ गया होगा जो हमने कहा है जी। बिल्कुल। और डॉक्टर अनुपम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वो प्रिवेंटिव मेथड्स हो सकते हैं जिससे हम जो टीएसएच लेवल है उसको हम ऐसी लाइफस्टाइल से भी कुछ इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि हमारा टीएसएच कंट्रोल रहे? देखिए, लाइफस्टाइल ये सारी जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती हैं, जो संक्रमित रोग नहीं होते हैं, जिसमें कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, थायराइड बीमारियां, दिल की बीमारी, ये सब आते हैं इसमें। तो एक अच्छे लाइफस्टाइल रखने से, अच्छी खुराक रखने से फर्क पड़ता है। ये जो थायराइड की दिक्कत है ये आयोडीन की कमी से भी होती है। तो इसीलिए जो आपने देखा होगा ये जो आयोडीन युक्त नमक मिलता है तो ये बहुत जरूरी है। ये आजकल आयोडाइज सॉल्ट तो हर जगह मिलता है और ये आजकल लेना भी जरूरी है, क्योंकि आयोडीन की कमी से भी थायराइड की दिक्कतें देखी गई हैं। तो इसलिए ये लाइफस्टाइल डिजीज और में आती है थायराइड के डिजीज जो हैं, और ये हाइपोथायरॉयडिज्म खासतौर से जो है तो ये खान पान से रिलेटेड रहती है। तो इसमें आयोडीन की मात्रा कमी होती है, तो खाने में अगर कमी होती है तो इससे भी ये अभाव से दिक्कत हो जाती है, और जिसको कई बार जो है गॉइटर या घेंगा कहते हैं, जिसमें कि थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और फिर दिखने भी लगती है गले में। तो ये आयोडीन कमी की वजह से हो जाती है। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और इसको जो है ध्यान रखने वाली बात है। खुराक हमेशा ठीक ही रहनी चाहिए, और बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं, सब मात्राओं में सारे छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स जो है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमें मिलने चाहिए। इसीलिए फल और सब्जियां लेना जरूरी होता है खाना। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला की आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342164 यानी 01123421764 पर कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे कॉलर हैं बिहार से, पूर्णिया से मोहम्मद मजहर जी जुड़ गए हैं। मजहर जी नमस्कार। नमस्कार सर, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। सर मेरा तो एक सलाह नहीं, एक शिकायत था जी कि हम पूर्णिया बिहार से है, तो बिहार के पूर्णिया के बगल में लगभग 60 किलोमीटर किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है जी। तो वहाँ पे देख रहे हैं कि अगर कोई इच्छुक नहीं है कोविड का सुई लगाने में, इंजेक्शन लगाने में, तो उन्होंने जो वहाँ पे सुई लगाते हैं उनको 500 रुपए देते हैं और उनको सर्टिफिकेट निकाल के दे देते हैं। तो क्या ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या उनके साथ क्या वीडियोग्राफी होनी चाहिए या नहीं? इस तरह का वो लोग ये व्यवहार बना रहे हैं कि पैसे लेकर सुई नहीं दे रहे हैं और सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना? जी बिल्कुल डॉक्टर अनुपम, इनकी शिकायत को नोट कर लेते हैं और सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा है तो भी ठीक नहीं है और इसकी संभावना काफी कम लगती है। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है जो ये कह रहे हैं, ये
मैंने भी कभी सुना था, लेकिन ये नहीं बताया था कहाँ पे है। तो मेरे ख्याल से जो अधिकारी लोग सुन रहे होंगे इसकी बात, इसके ऊपर जरूर इसके ऊपर एक्शन लेंगे। और मैं इसमें 2 चीजें कहना चाहता हूँ। जो आदमी सर्टिफिकेट दे रहा है पैसे लेके, वो तो गलत काम कर ही रहा है, लेकिन जो आदमी सर्टिफिकेट ले रहा है पैसे दे करके, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहा है। क्योंकि देखिए, वो टीका भी नहीं लगवा रहा और सर्टिफिकेट ले रहा है। तो एक तो उस आदमी को विश्वास नहीं है, इसका मतलब टीकाकरण में। दूसरा ये है, वो सर्टिफिकेट का वो करेगा क्या? हाँ जी, ये सर्टिफिकेट ऐसा है जो आपके कहाँ काम आएगा, क्योंकि ये तो आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए है। तो निश्चित तौर पर हमें इन चीजों से बचना है और ये हमने इसको कंसर्न अथॉरिटीज तक जरूर पहुंचाएंगे। और इस बीच रुक करते हैं शहर तहजीब लखनऊ का, जहां से मोहम्मद आरिफ जी जुड़ गए हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। आरिफ जी नमस्कार। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्ते जी। जी आरिफ जी बताएं। जी सर, बहुत अच्छा ये प्रोग्राम हमको लगता है, हमेशा जागरूकता इससे बढ़ती है। तो मैं आकाशवाणी का जितना भी धन्यवाद करूं कम है। परमानेंट प्रोग्राम आते हैं तो काफी जानकारी अगर कॉल नहीं लगता है तब भी मिल जाती है। लेकिन आज हमारा सवाल ये है कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे सर्टिफिकेट के बारे में जो फर्जी ले लेते हैं, तो ये तो हकीकत है कि उनके लिए नुकसान ही है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हम दोनों टीके अब लगवा चुके हैं और हमारे पास बाकायदा मतलब वो मैसेज भी मोबाइल में आ गया था, नंबर दिया था जी, तो अब ये मैसेज के जो आए हुए हैं तो इनको क्या सुरक्षित रखना है? और दूसरी बात ये है कि अब ये जो कोरोना का प्रकोप है थम गया है कि मतलब वो अभी भी बना हुआ है? जी बिल्कुल डॉक्टर अनुपम, बहुत सही बात आपने कही है। देखिए, आपको मैसेज संभाल करके रखना जरूरी नहीं है। आप अपना आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करके देखिए और उसमें आपके दोनों जो है सर्टिफिकेट उसमें आ रहे होंगे। आरोग्य सेतु ऐप पे आप देखेंगे तो ये आरोग्य सेतु ऐप अगर आपने मान लीजिए आज अनइंस्टॉल भी कर दिया अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, आपने मोबाइल पे, और फिर से अगर आप दोबारा से उसे इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपके नाम से वो दोनों वहीं मिल जाएंगे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार डाउनलोड करके PDF करके अपने पास संभाल के भी रख सकते हैं, और नहीं तो आरोग्य सेतु ऐप पे तो आपके दोनों सर्टिफिकेट हमेशा सुरक्षित रहेंगे, तो वो दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल आपका था? जी बिल्कुल, दूसरा इन्होंने जानना चाहा है कि कोविड की अभी स्थिति क्या है, इसके बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं। मैंने बताया अभी तो बहुत ही निचले स्तर पे है, ऐसे ही रहे तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है जी। और रुक करते हैं लोनी गाजियाबाद का और बात करते हैं यामीन भाई रेडियो वाला से। यामीन भाई नमस्कार। नमस्कार जी। यामीन भाई बताएं क्या जानना चाहते हैं? सर को भी नमस्कार जी। हाँ यामीन जी, बहुत बहुत नमस्कार। सर मैं ये जानना चाह रहा था जैसे कि तीसरी डोज उम्र के हिसाब से भी लगती है या 18-20 साल या 25 साल हो गए भी लग सकती है? सर मैं ये जानना चाह रहा था। बिल्कुल, उम्र के हिसाब से इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। आज की तारीख में 12 साल से ऊपर बच्चों को भी प्रिवेंटिव डोज लग सकती है। 12 साल से 18 साल के बच्चों को अभी 9 महीने नहीं हुए हैं सेकेंड डोज लगे हुए, तो उनके लिए भी यही डोज है। जब वो पूरे 9 महीने हो जाएंगे उनको सेकेंड डोज को, तो वो लोग भी लगवा सकते हैं। तो चाहे वो बच्चे आपके 12 साल के बड़े हों, चाहे घर में वृद्ध सज्जन हो, सबको जो है प्रिवेंटिव डोज आप लगवा सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे लोगों को प्रिवेंटिव डोज हम लगवा सकते हैं। और डॉक्टर अनुपम, बात करेंगे एक बड़ी कॉमन जो प्रॉब्लम है आज की डेट में, हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो कि आम हो गई है और लगभग हम ये कह सकते हैं कि हर दूसरे व्यक्ति से जब बात होती है तो पता लगता है कि उन्हें हाइपरटेंशन है। लेकिन इससे पहले कि हम ये इस पर बात करें, एक सवाल ले लेते हैं। इलाही बख्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो जी, मेवात से इलाही बख्श साहब हमारे साथ हैं। जी बख्श जी बताइए। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलूंगा सर। नमस्कार इलाही बख्श जी। सर जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने अभी सर एक बंदे से भी एक कॉलिंग सुनी थी कि भाई 500 रुपये में जो है सर्टिफिकेट बनवाते हैं सर। और सर मुझे इस बात से बड़ी दुख हो रहा है कि लोग 500 रुपये में सर्टिफिकेट लेके, कोई M.Tech की डिग्री नहीं है, B.Tech की डिग्री नहीं है कि भाई ये लाइफ में काम आ गई, लेकिन डॉक्टर अनुपम, कई बार क्या होता है कि लोग एक राह पकड़ लेते हैं और जो कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि लोगों को सही जानकारी पहुंचाना और सही चीजें उन तक
पहुंचाना ताकि इस कार्यक्रम का सदुपयोग हम कर सकें। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं और ये भी हमने बात की कि किस तरीके से सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट होता है और कभी भी आप वैक्सीन को जरूर लगवाएं, उसके बाद ही सर्टिफिकेट लें और कोई ऐसा करता है तो उसकी सूचना हमें दें। हम बात कर रहे थे डॉक्टर अनुपम हाइपरटेंशन की और आज की डेट में अगर हम देखें तो हर दूसरा व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाइपरटेंशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं और कैसे कब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर है, जिसको कि उच्च रक्तचाप भी कहते हैं, तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ने वाली दिक्कत जो है ये वाकई में जो है परेशानी हो सकती है। इसको भी जैसा अभी मैंने कहा कि ये भी लाइफस्टाइल जो है हमारे जीवन के रहन सहन संबंधित ये बीमारी है। तो इसमें अच्छे से अपनी खुराक रखना, नमक का सेवन ज्यादा नहीं करना, तली चीजों का सेवन ज्यादा नहीं करना और अपना नियमित व्यायाम करें और समय पे उठ करके समय पे अगर सो सके तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, जिससे कि तनाव मुक्त रहें। इस सब चीजों से ब्लड प्रेशर रेगुलेटेड रहता है और आगे चल करके दिक्कत नहीं होती है। इसमें जैसा आपने कहा, हाँ, ब्लड प्रेशर हर दूसरे आदमी, हर तीसरे आदमी को आपको वयस्कों में मिल जाएगा, तो ये एक परेशानी वाली बात है। लेकिन इसमें एक अभी पिछले हफ्ते 17 मई को हर साल इंटरनेशनल हाइपरटेंशन दिवस मनाया जाता है, जिसमें कि जागरूकता फैलाने की बात जैसे आप फैला रहे हैं वैसे ही करी जाती है। तो इसमें एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें पहले ब्लड प्रेशर में ना हम लोग रूल ऑफ हाफ्स मानते थे कि जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर किसी को है तो आधे लोगों को ही पता होता है कि उनको ब्लड प्रेशर है जी। आधे लोगों को पता ही नहीं होता क्योंकि बीमारी जरूरी नहीं कि ये पता चले, इसमें लक्षण नहीं होते हैं कई लोगों को जी। हल्का सा दर्द है सर में या आंखों में भारीपन लग रहा है तो लोग जिसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो आधे लोगों को जिनको पता होता है उनमें से भी आधे लोग जो है वो ब्लड प्रेशर अपना दवा लेते हैं उसके लिए, बाकी लोग दवा ही नहीं लेते हैं। जो दवा लोग लेते हैं उनमें से भी आधे लोग जो है वही जो है अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करा पाते हैं जी। तो ये जो है ये बहुत सी एक मतलब जिन बीमारियों में लक्षण नहीं होते हैं उनमें 30 साल के बाद जैसे ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो हर 30 साल के जिसका आदमी है तो उसको 30 साल के बाद ब्लड प्रेशर जरूर एक बार चेक कराना चाहिए। अगर नॉर्मल है तो 5-5 साल पे जांच कराएं, नहीं तो साल में एक बार जरूर ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, जिससे कि अगर आपको ब्लड प्रेशर के लक्षण नहीं भी हैं और बीमारी है तो आप उसका इलाज कर सकें। जी बिल्कुल। और हमारे रेगुलर कॉलर महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बड़ौद से। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी महेश जी बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार महेश जी। मैं जानना चाहता हूँ जी, जब बीपी बढ़ जाता है तो उसमें नमक का सेवन कैसे होगा और उसके साथ खाने पीने का ध्यान कैसे रखा जाएगा, बताने की कृपा करें। जी डॉक्टर अनुपम, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है और खान पान बहुत इम्पोर्टेंट। और कहते हैं कि कई बार ऊपर से नमक नहीं खाना चाहिए, तो इसके बारे में लोगों को जरूर एक क्लैरिफिकेशन मिलेगा। बिल्कुल सही बात है हमारे सिद्धार्थ जी, आपने जवाब इसका दे दिया है। देखिए नमक जो कम करना है तो नमक कम करना अगर आप घर में कह देंगे गृहिणी से तो वो कहेंगी कि हम सब्जी गलाएंगे कैसे फिर जी। और नमक आप कम करके फिर बाकी घर कैसे खाएगा जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है। तो उसमें हम लोग जो राय देते हैं वो ये देते हैं कि घर में जो आप खाना बनाइए उसमें उतना ही नमक डालिए जितना वाकई में गृहिणी को या जो घर बना रहा है, घर में खाना बना रहा है, उसे सब्जी गलाने के लिए नमक चाहिए। तो उसके ऊपर से टेबल पे जब आप खाना खाएं तो मेज पे नो एडेड सॉल्ट डाइट जिसे हम कहते हैं, तो सलाद भी खाएं, खाना में कुछ भी खाएं तो उसमें ऊपर से नमक नहीं डालें। जो चीजें जिनमें नमक ज्यादा होता है, खासतौर से जो कैंड और जो ये रैप्ड आइटम्स होते हैं, चिप्स और ये सारे जितने भी ब्रांडेड चीजें आपकी होती हैं, अचार वगैरह हैं, वो सब चीजें कम खाएं क्योंकि उनमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। तो ऊपर से नमक बिल्कुल ना डालें। घर में बाकी लोग जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है वो लोग जो है अपना ऊपर हल्का सा नमक डाल सकते हैं क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य के लिए डाल रहे हैं। और ऐसे ही कई नमक मार्केट में आते हैं जो कि काला नमक नहीं, काले नमक में तो उतना ही नमक होता है। नमक कम करने के लिए हम इसलिए कहते हैं कि सोडियम की मात्रा कम होनी चाहिए। सोडियम की मात्रा शरीर में ज्यादा होती है तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो कई जो है लो सोडियम नमक आते हैं मार्केट में,
तो वो नमक भी आप सेवन कर सकते हैं। उनमें सोडियम की जगह पोटेशियम होता है थोड़ा, तो उससे जो है वो आप हल्का सा, अगर स्वाद नहीं आ रहा है तो हल्का सा वो डाल सकते हैं। उसको भी ज्यादा नहीं डालना है, अगर आप ज्यादा डालेंगे तो उसमें भी सोडियम कम होता है, सोडियम नहीं होता है। तो अगर आप उसको ज्यादा डालेंगे तो फिर आपका नमक का जो सोडियम का कंटेंट है वो बराबर हो जाएगा। तो कायदे से ऊपर से बिल्कुल नमक नहीं डालें, घर में खाना कम से कम नमक वाला बनवाएं, और उस नमक के बाद भी अगर आपको फिर भी स्वाद के लिए जरा सा नमक चाहिए तो लो सोडियम वाले जो नमक आते हैं वो डालें। काला नमक और जो बाकी सारे ये जो पत्तियां हैं उनमें जो नमक आते हैं उन सब में नमक बराबर होता है। कई लोग कहते हैं कि हम तो वो जो है पत्थर का नमक ले रहे हैं, वो सब नमक में सोडियम अच्छा खासा होता है, उसको न लें। जी बिल्कुल। और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का और बात करते हैं इंद्रभान जी से। इंद्रभान जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं इंद्रभान से बोल रहा हूँ सर। जी बताइए। ये जो अभी सर नया बीमारी जो फैला है मंकी पॉक्स, जी बिल्कुल, ये कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है, किन व्यक्तियों के होने की संभावना ज्यादा रहता है? जी डॉक्टर अनुपम, इस बीमारी के बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं, जरा बताएं। देखिए, मंकी पॉक्स अभी भारत पे नहीं है और भारत में काफी ज्यादा सतर्कता बढ़ती जा रही है। इसके कोई भी लोग जो बाहर से आते हैं तो उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। मंकी पॉक्स के लक्षण जो हैं, तो आप ये मानिए कि मंकी पॉक्स जैसे पहले हमारे यहाँ स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी या अभी भी चिकन पॉक्स की बीमारी होती है, ये उसी की तरह की बीमारी है जिसमें कि बुखार आता है, स्किन के ऊपर दाने हो जाते हैं, पानी से भरे दाने लगते हैं, वैसे दाने हो जाते हैं, लाली वाले दाने हो जाते हैं। और ये उसके बाद इन सब चीजों से कोई खतरा नहीं होता है जान को। लेकिन हाँ, जिन लोगों को निमोनिया हो जाता है, सांस फूलने लगती है, जैसे कि कोविड में हो जाता है निमोनिया, उनमें जो है गंभीरता ज्यादा होती है और उनमें दिक्कत होने की चांसेस, संभावना ज्यादा होते हैं। तो अभी तक जो है इससे कोई ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं मंकी पॉक्स लग रही है, और जितने केसेस अभी हैं वो बहुत ही कम केसेस हैं और ऐसे संक्रमण नहीं फैल रहा है जैसे कि कोविड में आपने देखा था। तो अभी तो सब इसके लिए विजिलेंट हैं, मुस्तैदी से तैयार रखे हुए हैं, लेकिन उम्मीद नहीं लग रही है कि उस तरीके से फैलेगा जैसा कि ये बाकी बीमारियां अभी ये कोविड जैसे फैला था। जी बिल्कुल। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर अनुपम, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आकाशवाणी के श्रोताओं से मैं यही कहूंगा कि समझदारी से काम करें, मास्क लगाएं, अपना सामाजिक दूरी रखें, टीकाकरण जरूर करवाएं, और जो ये फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह है उनसे दूर रहें। अपने को टीका लगा करके अपने जो आरोग्य सेतु ऐप पे अपने असली सर्टिफिकेट बरकरार रखें। ये फर्जी सर्टिफिकेट आरोग्य सेतु ऐप पर नहीं आएंगे आपके। जी बिल्कुल। और डॉक्टर अनुपम, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद सिद्धार्थ। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर अनुपम ने आपको एक अच्छी जीवन शैली जीने के लिए जो भी बातें बताई हैं, किस तरह से आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से रेगुलर चेकअप करा के आप अपने स्वास्थ्य को एकदम फिट रख सकते हैं, तो उसके लिए आप इन सब चीजों का पालन कीजिए। और आपसे यही कहेंगे कि आप स्वस्थ और खुशहाल रहें। इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSGTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।